नमस्कार, जनता टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की आरटी और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला का आयोजन आज लखनऊ में किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर के आईटी और सोशल मीडिया टीम को बुलाया जाएगा। चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी अपने हर विंग को ट्रेनिंग देकर सशक्त करने में जुटी हुई है ताकि विपक्ष को हर मोर्चे पर मात दी जा सके। कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और सुनील बंसल सहित कई बड़े नेता जुड़ने वाले हैं। बीजेपी विधानसभा चुनावों को लेकर सोशल मीडिया टीम की रणनीति तय करेगी। इस कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाला है और इस दौरान आईटी और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय भी कार्यशाला में मौजूद रहेंगे। तो बेहद खास रहेगा आज का दिन, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति को और मजबूत करेगी, राह को और सशक्त करने वाली है विधानसभा चुनाव की, और इसको लेकर रणनीति पर विशेष मंथन होगा जिसमें तमाम दिग्गज शामिल रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, भाजपा 2022 की चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी कोशिश कर रही है और साथ ही साथ जितनी ही विंग है, चाहे सोशल मीडिया की हो, चाहे यूथ की हो या फिर भाजपा कार्यकर्ता की जो नई रणनीति लगातार बनाई जा रही है, तो हर विंग को लगातार वो तैयार कर रही है। चाहे सोशल मीडिया की टीम आज 2019 की बात करें पूजा, तो सोशल मीडिया एक बड़ा संसाधन था जो प्रचार प्रसार का, सोशल मीडिया के माध्यम से हर वो चीज जनता के पास तुरंत पहुंचाई जा सकती है जो इस समय जरूरत जिसकी है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है चुनाव के लिए, सार्वजनिक को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए। भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि सोशल मीडिया के जिस तरीके से 2019 में आपने देखा होगा देश प्रेम लोगों के अंदर सोशल मीडिया के अंदर जागा था, जिस तरीके से फैलाई गई थी। 2014 की बात करें, जिस समय पूरा मोदी को लेकर भाजपा में हो गई थी, पूरा देश हो गया था, वो सोशल मीडिया का कमाल था। एक बार फिर से सोशल मीडिया को लेकर नई रणनीति किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचानी है, साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हर जिले में सोशल प्रमुख है बीजेपी का, उसको आज तैयार किया जाएगा और 12 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। सोशल मीडिया समित अमित मालवीय वहां पर मौजूद रहेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आज जो सोशल मीडिया की वर्कशॉप है वो चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि 2022 में किस तरीके से रणनीति अपनाई जाएगी, सोशल मीडिया पर किस तरीके से एक्टिव होना है, क्योंकि दूसरी पार्टियों को मात देने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा अध्याय है। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहली बार हर ग्राम पंचायत में 2 जन सेवा केंद्र स्थापित करने जा रही है। 16 नवंबर 2020 से शुरू की गई CSC 3.0 योजना से अब तक प्रदेश में 1,52,830 जन सेवा केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिहाज से भीम ऐप से जोड़ा गया है। इससे अब गांव के लोगों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, बल्कि गांव में ही जन सेवा केंद्र पर ये सारे दस्तावेज अब बन जाया करेंगे। सरकार ने प्रमाण पत्र बनाने का शुल्क प्रति आवेदन 30 रुपए निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में फिर से वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी मिशन मोड में आ गया है। सभी संगठनात्मक क्षेत्रों की समीक्षा कर रहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिर से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। 7 अगस्त को वो सभी 403 विधानसभा प्रभारियों के साथ में बैठक करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट हासिल करेंगे, जबकि 8 अगस्त को आगरा में ब्रज क्षेत्र की समीक्षा होगी। जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से भी संवाद करने वाले हैं। इसमें वो क्षेत्र की नब्ज टटोलने की काम करेंगे और तमाम जो प्रभारी जुटेंगे उनमें प्रभारियों से एक सीट की रिपोर्ट भी हासिल की जाएगी। उसी दौरान और उसी आधार पर संगठन आगे की रणनीति तैयार करने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने केंद्र सरकार की ओर से देश भर में शुरू किए गए अन्न महोत्सव को लेकर के तंज कसा है। रायबरेली में उन्होंने कहा कि लोगों को भिखमंगा बनाने के लिए 5-5 किलो अनाज दिया जा रहा है। रामगोविंद चौधरी ने कहा, बीजेपी केवल प्रचार की सरकार है। सपा की साइकिल यात्रा भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंत की शुरुआत है।
उन्होंने सरकार की तरफ से लगाई जा रही मुफ्त वैक्सीन को लेकर कहा कि आधे लोगों ने जब खरीद के कोरोना की वैक्सीन लगवा ली तो बीजेपी कह रही है फ्री में वैक्सीन लगवा देंगे। तो वहीं बसपा सुप्रीमो क्या कह रही हैं? सत्ता पक्ष विपक्ष पर निशाना साध रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है और विरोधी पार्टियां जो हैं वो भी आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की सफलता के बाद समाजवादी पार्टी को अब जनेश्वर मिश्रा की याद आ रही है। भाजपा सरकार की ओर से सताए हुए उनके समाज की याद आई है। ये सब इनकी राजनीतिक स्वार्थ और सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटकबाजी नहीं है तो और क्या है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उनको हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित है, लेकिन ये सब कुछ समाजवादी पार्टी का प्रोपेगेंडा है। समाजवादी साइकिल यात्रा निकालकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा किया तो भाजपा ने इसे कोरा स्वप्न बताते हुए तीखे बयान देने शुरू कर दिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा के अखिलेश यादव कुर्सी का कोरा सपना देख रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा सरकार की अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और सत्ता से बाहर रहने के दौरान विपक्ष के तौर पर उनकी नकारात्मकता को जनता ने महसूस किया है। वो अब सपा को सत्ता से हमेशा के लिए बेदखल करने का मन बना चुकी है। उन्नाव के गुरुवार को जोगी कोट में मुस्लिम मंच का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री मोहसिन रजा भी पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने मुस्लिम मंच से मुहर्रम में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की अपील करी है। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सपा ट्वीट करती रही और अब जब चुनाव आ रहे हैं वोट लेने के लिए बाहर निकल आई है। समाजवादी पार्टी कभी कोई एजेंडा इनके पास नहीं रहा, जन कल्याणी एजेंडे को लेकर ये कभी नहीं आए। ये निजी स्वार्थों के लिए पार्टी बनी थी और आज भी निजी स्वार्थों के चलते ये जो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इससे 4 दिन पहले जब कोरोना में पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश करा रहा था और हमारी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हम लोगों के बीच में जा रहे थे, तब तो ये ट्विटर से काम चला रहे थे। अब चुनाव आ गए नजदीक तो ये अपनी पंक्चर साइकिलों में हवा भर के निकल पड़े हैं, लेकिन अब ये विकास के दौर में चलने वाली नहीं है। ये साइकिलें जंग खा चुकी हैं, इसलिए इनकी सवारी भी कोई नहीं करना चाहता। आज मैंने एक आपको ट्वीट किया था, देखा होगा आपने, एक लोडर के ऊपर लदी हुई साइकिलें और अखिलेश जी का एक पोस्टर, वो इस बात को बयां कर रहा था कि 22 में क्या होने वाला है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल करके सीनियर आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को प्रदेश का पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने के वैधानिकता को चुनौती दी गई है। अविनाश प्रकाश पाठक की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्तमान पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल पर वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और उनके खिलाफ लखनऊ के महानगर थाने में अभियोग भी पंजीकृत हुआ था। प्रकाश पाठक ने यह शिकायत साल 2017 में प्रधानमंत्री कार्यालय से की थी, जिस पर 23 फरवरी 2018 को गृह मंत्रालय ने आईपीएस सेशन सचिव मुकेश साहनी ने भ्रष्टाचार की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह को पत्र भी लिखा था। याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह ने अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं की है और पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्त कर दिया गया इनको। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद राज प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? किस तरीके की ये अपील है और क्या कुछ इसमें बात कही गई है? देखिए पूजा, ये पूरा मामला 2005 से इस भर्ती में उस पर घोटाला का है। दरअसल इन्हें को जो तैनाती की गई उसको चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में और ये कहा गया है कि इनकी जो चुनौती मिली वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारी हैं। इनको ऐसे में आप इनको उनके पद से हटाएं और इनके ऊपर कई एलिगेशन भी लगाए गए हैं, क्योंकि इनके पद पे रहते हुए इनके ऊपर कई एलिगेशन है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए ये कहा गया है साफ तौर पर कि इनके सारे उस समय के जो भी भर्ती किए गए थे, जो भी घोटाले थे, उन सबकी जांच होनी चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बिल्कुल भी तैनाती नहीं मिलनी चाहिए। और इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये कई बातें का उल्लेख भी किया है। जी पूजा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ें और आपको बता दें कि इस समय स्वास्थ्य महकमे के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सूबे के लिए चिंताजनक खबर है। गुरुवार को लोकमान्य तिलक से चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची एसी एक्सप्रेस ट्रेन से 200 से ज्यादा यात्री लखनऊ उतरे। इनमें से 100 से ज्यादा यात्री ऐसे थे जिन्होंने कोई जांच नहीं कराई और बाहर चले गए रेलवे स्टेशन से, जबकि मौके पर जो 70 लोग मौजूद थे उनकी एंटीजन जांच की गई तो उनमें से 11 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सोचिए 11 संख्या ये मल्टीप्लाई होती तो कितना ज्यादा हो जाती और किन किन लोगों के संपर्क में ये ट्रेन के अंदर आए होंगे। फिलहाल इन यात्रियों का नाम पता नोट कर लिया गया है, साथ ही क्वारंटीन रहने की सलाह देते हुए इन्हें घर जाने भी दिया गया है। अब इनकी आरटीपीसीआर जांच कराई जाएगी। आपको ये बता दें कि मुंबई से रोजाना करीबन 2000 से ज्यादा लोग लखनऊ तक का सफर करते हैं। इनमें से ज्यादातर बिना जांच के बाहर निकल जा रहे हैं, जिससे कि शहर में संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अभी रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन गंगा का पानी आज संगम में स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर में जरूर प्रवेश कर गया। बाढ़ का पानी हनुमान मंदिर में दाखिल होते ही यहाँ के महंतों और पुजारियों ने और साथ में श्रद्धालु जो मौजूद थे उन्होंने शंखनाद किया, घंटे बजाते हुए मां गंगा का स्वागत किया और गंगा मैया और बजरंग बली का एक साथ दर्शन करने का सुख पाया है। मंदिर में गंगा का पानी आने के बाद श्रद्धालुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे गंगा मंदिर में दाखिल हो गई फिर भी लोग खुश हैं। असल में एक मान्यता है, मान्यता ये है कि गंगा में स्नान करते हैं हनुमान जी और साथ में जब गंगा हनुमान जी को स्नान कराती है इस मंदिर में दाखिल होकर तो देश प्रदेश महामारी से मुक्त हो जाता है। यानी कि इस सुखद संकेत के लिए सभी लोग क्षेत्रवासी प्रदेशवासी खुश हैं। जी भगवान हनुमान जी को जब अभिषेक कराती हैं तो वह भारत के लिए हमेशा आनंदकारी सुखमय और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान सुखमय रहता है, देश सुखमय रहता है, कोई महामारी नहीं आती है। और अभी जो कोरोना की तीसरी लहर है, अब मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान जी गंगा जी जब अभिषेक करा दिया तो तीसरी लहर भारत में अब नहीं आएगी, लेकिन सावधानी हम आप सबको बरतनी है। तो तीसरी लहर अब नहीं आएगी, ये संकेत मां गंगा दे रही हैं, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने स्तर पर सतर्कता जरूर बरतें। गंगा जी के भरोसे मत रहिए कि उनका जलस्तर बढ़ गया, उन्होंने हनुमान जी को जलाभिषेक करा दिया है तो तीसरी लहर नहीं आएगी और बेफिक्र आप हो जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी के भारी दबाव के कारण बैराज के सभी 30 गेट पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं। यहां से अभी तक आपको बता दें कि 2,35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इनमें सुबह तक और इजाफा होने की संभावना भी जताई जा रही है। यानी कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं ये लगभग 2 घंटे पहले की बात है और ज्यादा इजाफा इसमें होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। महज 24 घंटे में 11 सेंटीमीटर तक जलस्तर में इजाफा हुआ है। जिला प्रशासन की टीम ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। लोगों के खेतों में पानी भर गया है, जबकि गांव के अंदर पानी आने का खतरा बना हुआ है। लोगों के घरों से कुछ ही दूरी पर गंगा की धार तेजी से रफ्तार पकड़ रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड सरकार चुनावी साल में 1 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के दौरान योजनाओं और कार्यक्रम चलाने वाले विभागों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया। उन्होंने अधिकारियों को 1 से 15 सितंबर तक हर जिले में कैंप लगाने को कहा है। इन कैंपों में मौके पर ही बैंक लोन से जुड़े आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। सरकार 1 साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेगी। तो वहीं कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भाजपा संगठन 25,000 स्वयंसेवकों को तैयार कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत आज से देहरादून में इसका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इसके बाद जिले से लेकर बूथ स्तर तक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि पूरा देश इस वैश्विक महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। इसमें कोरोना योद्धा पूरी मेहनत के साथ जुटे हुए हैं। हमें संभावित कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार रहना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? पूजा,
अब से कुछ ही देर पहले जो भाजपा का राष्ट्रव्यापी अभियान है, इसकी शुरुआत राजधानी देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान इसको नाम दिया गया और जिस तरह से कोरोना की संभावित तीसरी लहर के अंदेशा लगातार विशेषज्ञों की तरफ से जताया जा रहा है, तो उसको देखते हुए भाजपा ने अपनी टीम को मैदान में उतारने का फैसला किया है, जिसमें तमाम ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जो प्रदेश, जिला, मंडल स्तर और बूथ स्तर तक जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और अगर तीसरी संभावित लहर आती है तो उसमें कैसे लोगों की मदद की जा सकती है, इन तमाम पहलुओं को यहाँ पर देखा जा रहा है। इनका प्रशिक्षण की एक कार्यशाला सीधे तौर पर राजधानी देहरादून में अभी कुछ ही देर पहले शुरू हो चुकी है। और भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री हैं सुरेश भट्ट जी, उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए साफ कहा था कि जिस तरह से लगातार भाजपा कार्यकर्ता कोरोना में लोगों की मदद करते आए हैं और अब जब तीसरी लहर की एक बात हो रही है तो उसमें कैसे अजीत, क्या इस तरह का कोई बात साझा करी गई है कि किस तरीके से ये जो तमाम स्वयंसेवक होंगे ये लोगों की सहायता करने वाले हैं? क्या वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा या किसी तरह की कोई किट लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवाएंगे, जांच करवाएंगे? क्या कोई खाका सामने रखा है क्या अभी तक? बिल्कुल, अगर सुरेश भट्ट की बात की जाए तो पत्रकार वार्ता में उनकी तरफ से जो बातें सामने रखी गई तो पहली बात तो ये थी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है कि कोरोना को हम कैसे मात दे सकते हैं जागरूकता के माध्यम से। इसके अलावा अगर कहीं पर तीसरी लहर की संभावना बनती है तो फिर लोगों को कैसे अस्पतालों तक लेकर जाना है, या फिर उनका अगर वैक्सीनेशन किसी का होना है तो वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे चलाई जाएगी, और अगर किट बांटने की अगर जरूरत पड़ती है तो उसको लेकर भी तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और सीधे तौर पर जो तमाम दिक्कतें भाजपा के साथ आ सकती हैं या आम कार्यकर्ताओं के साथ आ सकती है तो उन लोगों को कैसे जागरूक करना है, तमाम दिक्कतों को कैसे दूर करना है, इन लोगों को ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और पूरी कोशिश है कि अगस्त माह में ही इस तमाम कार्यशाला के माध्यम से बूथ स्तर तक भाजपा कार्यकर्ताओं की टीम तैनात कर दी जाए। और जो मंडल स्तर की बात हो रही है, 25,000 कार्यकर्ताओं को एक उत्तराखंड प्रदेश में तैयार करने की बात हो रही है, तो आज से ये कार्यशाला भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि अगस्त माह के भीतर ही बूथ स्तर तक इनको तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। तो याद रखिए ये स्वयंसेवक आप तक जरूर पहुंचेंगे और आपको जागरूक भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी अपनों के प्रति और अपने प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी है कि तीसरी लहर को हम रोकें।